हेलो गाइस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अचानक से सीता जी के आर्यन को थप्पड़ मारने की वजह से वहां पर पूरी तरह से शांति छा गई। आर्यन अपने गालों पर हाथ रखकर एक तक सीता जी को देख रहा था। भैरवी के जाने के बाद सीता जी ने आर्यन को खुद का बेटा माना था, पर इन 4 सालों में आर्यन भैरवी की केयर करने के अलावा कभी किसी से बात भी नहीं करता था। बस आर्यन कभी कभार अरमान को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहता था, पर अरमान कभी नहीं आया। वही सीताजी गुस्से से आर्यन को देख रही थी। सीताजी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, पिछले 6 सालों से हम अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं और आपने हमें ये भी नहीं बताया कि हमारी भैरवी जिंदा है। फिर उन्होंने अरमान की तरफ देखा जो शांति से वह भैरवी को देख रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके बगल में ही सुकून खड़ी थी जो एकटक भैरवी को देख रही थी। उसने अरमान को हिलाकर कहा, मिस्टर हैंडसम, क्या यही आपकी बुआ है? अरमान ने शांति से कहा, हाँ। सुकून ने अरमान से दूसरा सवाल किया, मिस्टर हैंडसम, ये सो क्यों रही है? हम सभी इनसे मिलने आए हैं, इन्हें हमसे अच्छे से मिलना चाहिए, हमारा वेलकम करना चाहिए, पर ये तो ऐसे सो रही है। ये तो गलत बात है ना, ये बैड मैनर्स है। मिस्टर हैंडसम, आप अपनी बुआ को सिखाओ। सुकून की बात सुनकर अरमान चुपचाप जाकर भैरवी के बेड पर एक कोने में बैठ गया। उसने भैरवी के हाथ को अपने हाथ में लिया और प्यार से उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, बुआ, आपका अरमान आ गया, अब तो उठ जाओ, वेकअप। बुआ, बहुत सो लिया, आपको इतना कौन सोता है? पिछले 4 सालों से आप सो ही रही हैं, अब तो उठ जाओ। इस वक्त कोई भी अरमान को देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह वही अरमान है जो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। वह आज किसी छोटे बच्चे की तरह भैरवी से शिकायत कर रहा था। अरमान को ऐसा करता देख सुकून भी समझदार बच्चे की तरह भैरवी के दूसरे साइड बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहने लगी, बुआ, आप उठ जाओ, हमारे मिस्टर हैंडसम लाउडली क्राइंग सैड है और हम अपने मिस्टर हैंडसम को सैड नहीं देख सकते। आप उठ जाओ वरना हम आपको पनिशमेंट देंगे। सुकून बहुत मासूमियत से ये सब कह रही थी। सुकून अरमान के लिए काफी पजेसिव थी। सुकून का ये कहना था कि अरमान को उसके अलावा कभी कोई परेशान नहीं कर सकता था और सब लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि जितना अरमान सुकून के लिए पजेसिव है उतने ही सुकून अरमान के लिए पजेसिव हैं। सब लोग अरमान और सुकून को भैरवी को उठने के लिए कहते हुए देख रहे थे। कबीर और मनन तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनकी बहन जिंदा है। पिछले 6 सालों से वह तीनों इसी गम में जी रहे थे कि वह अपनी इकलौती बहन को नहीं बचा पाए। वहीं अशोक जी की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी इकलौती बेटी जो उनके घर की जान थी वह जिंदा है, ये सोचकर ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आर्यन अभी भी अपने गालों पर हाथ रखकर सुकून, अरमान और भैरवी को देख रहा था। सीता जी भी उन तीनों को ही देख रही थी। फिर अचानक से सीता जी को याद आया कि यहाँ पर उन लोगों को अरमान लेकर आया है, इसका मतलब अरमान भैरवी के बारे में जानता था। ये सोचकर सीता जी को अरमान पर भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अरमान, वही अरमान जो लगातार भैरवी को देख रहा था। सीता जी की बात सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशन की सीता जी को देखने लगा। सीता जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपको भी पता था हमारी गुड़िया जिंदा है, फिर भी आपने हमें नहीं बताया। क्या आपको दिखा नहीं हम अपनी बेटी की याद में कितना तड़पते थे? क्या सच में अरमान आपको हम सब में से कोई मतलब नहीं है? हम मानते हैं कि बचपन में जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह हम नहीं बदल सकते, पर हमने कोशिश की अरमान की हम आपको एक माँ का प्यार दे सके, पर शायद आप हमें अपनी दादी भी नहीं मानते। ये कहते हुए सीता जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अरमान भले ही दिखाता ना हो पर वो सीता जी से बहुत प्यार करता था। अरमान अपनी जगह से खड़ा हुआ और चुपचाप जाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के सीता जी के गले लग गया। अरमान को अपने गले लगा दे। सीता जी ने अरमान को कस के गले लगा लिया। अरमान की हाइट सीता जी से भी बड़ी थी। सीता जी अरमान के कंधे पर सर रखकर लगातार रो रही थी। अरमान ने प्यार से सीता जी को पीठ को सहलाकर कहा, हालांकि
अरमान के फेस पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, पर फिर भी सीता जी के लिए इतना ही काफी था कि उनके पोते को उनकी चिंता है। अरमान ने शांति से बिना किसी एक्सप्रेशन के सीता जी से कहा, मुझे नहीं पता था कि वह जिंदा है, मुझे 4 साल पहले ही पता चला और उसके बाद वह कोमा में चली गई और डॉक्टर ने कहा था कि उनके बचने के चांसेस कम है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। सीता जी अरमान के गले लगकर लगातार रो रही थी। अरमान में उन्हें खुद से अलग किया और कहा, आप ज्यादा रोए यह मत, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भले ही अरमान ये सब ठंडे चेहरे के साथ कह रहा था, फिर भी सीता जी के चेहरे पर अरमान की बात सुनकर मुस्कान आ गई, क्योंकि भले ही अरमान दिखाता ना हो पर वह जानती थी कि उनके लिए अरमान कुछ भी कर सकता है। सीता जी आर्यन की तरफ पलटी और गुस्से से आर्यन से कहा, हमने तो आपको अपना बेटा माना था, आपने भी हमें कुछ भी नहीं बताया। आर्यन ने थोड़ा डरते हुए कहा, वह माँ, आर्यन भी सीता जी को माँ ही कहता था। सीता जी ने थोड़ा गुस्से से आर्यन से कहा, अगर मानते नहीं है तो हमें आप माँ भी मत कहिए, क्योंकि अगर आप हमें माँ मानते तो आपको हमारा दुख दिखता, जो हम पिछले 6 सालों से हमारी बच्ची की याद में झेल रहे हैं। कम से कम हमें ये तो भरोसा रहता कि हमारी बच्ची की सांसें तो चल रही हैं। पर आप दोनों, इतना कहकर उन्होंने अरमान और आर्यन की तरफ उंगली आपकी और कहा, आप दोनों को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। आर्यन आगे बढ़ा और सीता जी को गले लगाकर कहने लगा, माँ आप प्लीज रोए मत। आर्यन की बात सुनकर सीता जी ने कहा, कैसे ना रोए, हम आज पूरे 6 साल बाद हमने अपनी बेटी को देखा है, वह भी एक जिंदा लाश की तरह। आपको पता है, इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने हमारी बेटी को याद नहीं किया हूँ। उनकी बात सुनकर आर्यन ने उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा, हम जानते हैं, पर हम चाहते हैं थे कि जब भैरवी पूरी तरह से ठीक हो जाए तभी हम आप सब लोगों को भैरवी के बारे में बताएं। और पिछले 4 सालों से हम भैरवी का इलाज दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से करवा रहे थे, पर अब जाकर भैरवी ने अपने हाथों की मूवमेंट की और यही बात हमने अरमान को बताएं और अरमान आप सब लोगों को यहाँ लेकर आ गया। प्लीज आप हमें और अरमान को माफ कर दीजिए माँ, हम दोनों का कोई इरादा नहीं था आप लोगों को हर्ट करने का। आर्यन की बात सुनकर कबीर, ओम और मनन तीनों आगे आए और उन्होंने एक साथ उन दोनों को गले लगाकर कहा, माँ आप आर्यन को माफ कर दीजिए, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमारी गुड़िया जिंदा है। उन पांचों को ऐसे गले लगता देख अशोक जी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, अगर आप सबका मेल मिलाप हो गया हो तो हमारे साथ चलिए, हमें आपसे बात करनी है। इतना कहकर उन्होंने आर्यन को देखा और फिर वह चलकर भैरवी के बेड के पास आए। उन्होंने देखा उनकी बेटी, जो हमेशा छोटे बच्चों की तरह उछलते कूदती रहती थी, आज वह किसी जिंदा लाश की तरह बेड पर मशीनों के बीच लेटी हुई थी। अशोक जी की हिम्मत नहीं थी कि वह ज्यादा देर तक अपने बेटी की ऐसी हालत देख सकें, इसीलिए वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे ही सभी बड़े कमरे से बाहर निकल गए। सभी बड़ों के जाते ही आहिल ने बच्चों यानी कि अपने पूरे ग्रुप से कहा, तुम सब अपने अपने रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि शाम को हम सब घूमने जाएंगे। आहिल की बात पर सब लोगों ने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए। अब रूम में सिर्फ सुकून, अरमान, आहिल और कार्तिक बचे थे। आहिल और कार्तिक ने एक दूसरे को देखा और वह दोनों भी वहां से चले गए। अब बेड पर भैरवी लेटी हुई थी और उसकी बगल में सुकून बैठी हुई थी। अरमान खिड़की से बाहर बीच को देख रहा था। भैरवी के रूम की बालकनी बहुत बड़ी थी और पूरे रूम में ग्लास वॉल थे, जिससे पूरा समुंदर दिखाई देता था। ये रूम आर्यन ने स्पेशली भैरवी के लिए डिजाइन करवाया था, क्योंकि भैरवी हमेशा आर्यन से कहती थी कि उसका सपना है कि वह बीच साइड विला में रहे और उसके रूम से पूरा बीच और समुंदर दिखाई दे। आर्यन के दिल में यही मलाल था कि यह सब वह भले ही भैरवी के लिए कर रहा है, पर भैरवी को इस बात का कोई एहसास भी नहीं है। पर आर्यन का दिल उसे हमेशा कहता था कि एक दिन भैरवी जरूर उठेगी और उससे कहेगी कि उसे ये सब बहुत पसंद है। और आज उसके हाथ की मूवमेंट देखकर कहीं ना कहीं आर्यन को यकीन होने लगा था कि भैरवी जरूर ठीक हो जाएगी। अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने खाली आंखों से उस समुंदर को देख रहा था।
जहां पर कई लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। अरमान देख रहा था कि कैसे सब लोग हंसी खुशी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अरमान ने मन ही मन कहा, क्या सच में बिना पैसे के भी इंसान की लाइफ हैप्पी हो सकती है? वही सुकून जो भैरवी का एक हाथ पकड़कर बैठी हुई थी, उसे भैरवी के हाथ में हलचल महसूस हुई। उसने भैरवी की तरफ देखा तो भैरवी का हाथ उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए था। सुकून ने भैरवी के हाथ को छुड़वाने की कोशिश भी की, पर भैरवी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। हालांकि भैरवी की आंखें बंद थी, पर उसका हाथ कसकर सुकून के हाथ को पकड़े हुए था। भैरवी के हाथ की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि सुकून के हाथ में दर्द करने लगा। सुकून ने अपनी मीठी सी आवाज में अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, इधर आओ। अरमान, जो अपनी सोच में घूम था, सुकून की आवाज सुनकर सुकून की तरफ गया। सुकून ने कहा, मिस्टर हैंडसम, हमारे हाथ को छुड़ाओ। अरमान ने देखा सुकून का हाथ भैरवी के हाथ के ऊपर था। अरमान ने कहा, पर किससे एंजल? सुकून ने कहा, अरे बुआ ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। सुकून ने अपना हाथ देखा जो भैरवी के हाथ से छूटा हुआ था। सुकून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, सच्ची इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था और उन्होंने अपना हाथ भी हिलाया। वही सुकून की बात सुनकर अरमान ने एक्साइटेड होते हुए सुकून से कहा, क्या सच में एंजल? सुकून ने अपना सर मासूमियत से हाँ में हिला दिया। ये सुनकर अरमान ने जल्दी से अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। ये कोई और नहीं, गोवा का सबसे फेमस डॉक्टर मिश्रा थे। अरमान ने उन्हें जल्दी से आर्यन के विला पर आने को कहा और फिर अरमान ने सुकून से कहा, एंजल आप मेरे साथ चलो। सुकून ने एक नज़र भैरवी की तरफ देखा और कहा, आपने हमारा हाथ कितनी जोर से पकड़ा था, देखो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। इतना कहकर सुकून ने अपना हाथ देखा। सुकून इतनी ज्यादा गोरी थी कि उसकी स्किन किसी स्नो वाइट की तरह सफेद थी। अगर कोई धीरे से भी उसका हाथ पकड़ ले तो उसके हाथ पर लाल निशान बन जाता था। सुकून ने अपना हाथ अरमान को दिखाकर कहा, देखो मिस्टर हैंडसम, इन्होंने हमारा हाथ कितनी टाइटली पकड़ा था, देखो हमारा हाथ रेड रेड हो गया। अरमान ने देखा सुकून का छोटा सा हाथ लाल हो चुका था। अरमान ने प्यार से सुकून के हाथ पर किस करते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ पर क्रीम लगा दूंगा उसके बाद आपका हाथ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अरमान ने सुकून को गोद में उठाया और भैरवी की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन का, आपको ठीक होना ही होगा। वह अपने अरमान के लिए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगी, बस एक बार ठीक हो जाओ बुआ। इतना कहकर अरमान सुकून को लेकर रूम से बाहर चला गया। अरमान के बाहर जाते ही भैरवी ने अपने दोनों हाथों को हिलाया। भैरवी की आंखें इस वक्त खुली हुई थी। वह भैरवी ने अपनी नज़र घुमाकर देखा, उसे कोई नहीं दिखा। अचानक से उसके मुंह से धीरे से निकला, अरमान, और भैरवी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। गाइस, आज के लिए बस इतना। हाई कैल के एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैल के एपिसोड में भैरवी को होश जेगा और उसके बैड डू या 3 एपिसोड के बैड से 4 साल का लीप आगा। उसके बैड स्टोरी में बहुत सारे ट्रेनिंग पॉइंट्स होंगे। टैब तक के लिए आप सब बने रहिए मेरे साथ और मेरी न्यू स्टोरी जो कि मेन द 20th ऑफ अप्रैल से पब्लिश करने वाली हूँ। आप सब लोगों को उसका टाइटल कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप लोगों को टाइटल अच्छा नहीं लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोगों को क्या नाम चाहिए। दीपा जी, थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरी न्यू स्टोरी का टाइटल अच्छा लगा। आई होप आपको स्टोरी भी अच्छी लगेगी एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट। शाना शाहाइनो की आप बहुत एक्साइटेड है बट आपको थोड़ा वेट टू करना हाई होगा। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी हाई एपिसोड अपलोड होंगे। और मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, गए इसमें आप सभी के रिप्लाई देती हूँ। बस जिन लोगों ने शार्ट में कमेंट किया है उनको क्या रिप्लाई दो नाइस कमेंट वालों को, इसलिए मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दे सकती। पर जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल किया है फिर अपना कोई ओपिनियन रखा है मैं उन्हें रिप्लाई देती हूँ। आप लोग चेक किया करो।
गाय इसमें आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जो तीसरी स्टोरी थी साइको किंग्स क्रूअल लव, वह मैंने पॉकेट एफएम से हटा दी थी, पर मैंने डिसाइड किया है कि वह मैं यहीं पर पब्लिश करूंगी और उसे मैंने दूसरे नाम से पब्लिश किया है। अगर आप में से किसी को देखना हो तो देख लेना, मैंने उसका नाम रखा है मेरी आशिकी तुम ही हो। शाना शाह, आई नो कि आप बहुत एक्साइटेड है, बट आपको थोड़ा वेट टू करना हाई होगा। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी हाई एपिसोड अपलोड होंगे। और मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, गए इसमें आप सभी के रिप्लाई देती हूँ, बस जिन लोगों ने शार्ट में कमेंट किया है उनको क्या रिप्लाई दो, नाइस कमेंट वालों को, इसलिए मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दे सकती, पर जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल किया है फिर अपना कोई ओपिनियन रखा है मैं उन्हें रिप्लाई देती हूँ, आप लोग चेक किया करो। गाय इसमें आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जो तीसरी स्टोरी थी साइको किंग्स क्रूअल लव, वह मैंने पॉकेट एफएम से हटा दी थी, पर मैंने डिसाइड किया है कि वह मैं यहीं पर पब्लिश करूंगी और उसे मैंने दूसरे नाम से पब्लिश किया है। अगर आप में से किसी को देखना हो तो देख लेना, मैंने उसका नाम रखा है मेरी आशिकी तुम ही हो। शाना शाह, आई नो कि आप बहुत एक्साइटेड है, बट आपको थोड़ा वेट टू करना हाई होगा। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी हाई एपिसोड अपलोड होंगे। और मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, गए इसमें आप सभी के रिप्लाई देती हूँ, बस जिन लोगों ने शार्ट में कमेंट किया है उनको क्या रिप्लाई दो, नाइस कमेंट वालों को, इसलिए मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दे सकती, पर जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल किया है फिर अपना कोई ओपिनियन रखा है मैं उन्हें रिप्लाई देती हूँ, आप लोग चेक किया करो। गाय इसमें आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जो तीसरी स्टोरी थी साइको किंग्स क्रूअल लव, वह मैंने पॉकेट एफएम से हटा दी थी, पर मैंने डिसाइड किया है कि वह मैं यहीं पर पब्लिश करूंगी और उसे मैंने दूसरे नाम से पब्लिश किया है। अगर आप में से किसी को देखना हो तो देख लेना, मैंने उसका नाम रखा है मेरी आशिकी तुम ही हो। रात का वक्त, आर्यन का हाउस। इस वक्त घर के सभी बड़े और बच्चे भैरवी के रूम में मौजूद थे, डॉक्टर भैरवी को चेक कर रहे थे, सबके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि भैरवी को चेक करते हुए डॉक्टर के चेहरे पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। आर्यन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पिछले 4 सालों से उसने कैसे खुद को संभाला था ये सिर्फ आर्यन ही जानता था, क्योंकि जिस लड़की को आर्यन हमेशा हंसते मुस्कुराते शैतानी करते हुए देखता आ रहा था, उस लड़की को आर्यन पिछले 4 सालों से किसी जिंदा लाश की तरह देख रहा था। आखिर में आर्यन को खुद को संभालना मुश्किल हुआ तो आर्यन ने घबराते हुए डॉक्टर मिश्रा से पूछ ही लिया, डॉक्टर क्या हुआ, क्या भैरवी की कंडीशन में कुछ सुधार आया। आप सभी के दिमाग में चल रही थी, पर किसी ने पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि डॉक्टर भैरवी को चेक कर रहे थे, पर जब आर्यन ने पूछा तब सबकी नजरें खुद ब खुद डॉक्टर की तरफ हो गई। सीता जी और अशोक जी लगातार घबराई नजरों से डॉक्टर को देख रहे थे। आखिर इतने दिनों बाद उन दोनों को पता चला था कि उनकी बेटी, जिसे वह लोग पिछले 6 सालों से मरा हुआ समझ रहे थे, वह जिंदा है, और आज अगर डॉक्टर ने कुछ गलत कह दिया तो उन लोगों की उम्मीद बुरी तरह से टूट जाएगी। इस वजह से वह दोनों काफी घबराए हुए थे। यही हालत कबीर, ओम और मनन की भी थी। उन तीनों को भी डॉक्टर के जवाब का इंतजार था, क्योंकि उन तीनों की इकलौती छोटी बहन की जिंदगी का सवाल था। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर खुद के शब्दों को ठीक से संभालते हुए कहा, मुझे लगता है शायद इन्होंने कुछ देर पहले अपनी आंखें खोली होंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सबक फेस थोड़े से नॉर्मल हो गए। अरमान शांति से सुकून को गोद में लिए डॉक्टर की बातें सुन रहा था। सुकून अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पर शायद ये सिर्फ एक नॉर्मल सा रिएक्शन भी हो सकता है, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि यह पूरी तरह से रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है ज्यादा दिन तक कोमा में रहने वाले पेशेंट का ठीक होना लगभग नामुमकिन होता है। और जहां तक बात रही पेशेंट, तो मैंने इनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की है, जो जो इनके साथ हुआ है उस सब के बाद इनका रिकवर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
पर फिर भी मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि 24 घंटे इन पर किसी ना किसी का ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें होश आया और इन्हें जल्दी ही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो शायद ये फिर कभी कोमा से बाहर ना आ पाए। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन ने झटके से कहा, डॉक्टर मैं चाहता हूँ कि आप 24 घंटे भैरवी की कंडीशन को मॉनिटर करें। डॉक्टर मिश्रा के माथे पर यह सुनकर पसीना आ गया, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनके कई सारे पेशेंट थे और वह आर्यन या फिर राठौड़ फैमिली को मना भी नहीं कर सकते थे। उनकी हालत समझकर सीता जी ने आगे बढ़कर कहा, डॉक्टर हम चाहते हैं कि आप दिन में एक बार हमारी बच्ची को देखने आ जाया कीजिए और कोई दूसरे 2 या 3 डॉक्टर बारी बारी हमारी बच्ची को मॉनिटर करेंगे। सीता जी की बात सुनकर डॉक्टर मिश्रा थोड़े से रिलैक्स हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपने तो जूनियर डॉक्टर समीर और डॉक्टर मोहित दोनों को 12-12 घंटों की जॉब पर यहाँ पर आने को कह देता हूँ, जिससे वह दोनों पेशेंट को अच्छे से मॉनिटर कर सके। सब ने डॉक्टर की बात पर अपना सर हिलाया। वहाँ से बाहर जाने को ही थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, किसी और की नहीं, अरमान की थी। अरमान ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मिश्रा मेरी बुआ के ठीक होने के चांसेस की तरह हैं। ये सुनकर के जाते हुए कदम रुक गए। उन्होंने अपने सामने अरमान को देखकर उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि अरमान के बारे में डॉक्टर मिश्रा ज्यादा कुछ नहीं पर कुछ बातें जानते थे जो उन्हें डराने के लिए काफी थी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, इनके होश में आने के चांसेस 70% है, पर अगर पेशेंट का माइंड रिलैक्स है तभी इनके होश में आने के चांस है, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। इतना कहकर डॉक्टर मिश्रा चुप हो गए। अरमान ने डॉक्टर से आगे कुछ भी नहीं कहा, पर अरमान की आंखों में कुछ अजीब था। सुकून ने अपनी टिमटिमाती आंखों से डॉक्टर को देखा और कहा, पर डॉक्टर अंकल आप कह रहे हो कि बुआ ठीक नहीं है, पर इन्होंने पता है हमारा हाथ कितनी जोर से पकड़ा था, देखिए हमारा हाथ अभी भी कितना रेड है। इतना कहकर सुकून ने अपना हाथ सबको दिखाया। सुकून इतनी गोरी थी कि उसके हाथों पर पड़ी छोटी सी लाल कलर की खरोच सबको दिखाई दे। डॉक्टर ने प्यार से सुकून से कहा, बेटा हमने कब कहा कि आपकी बुआ ठीक नहीं हो सकती, बस आप भगवान जी से प्रे करो। डॉक्टर की बात सुनकर सुकून ने अपनी टिमटिमाती आंखों से डॉक्टर को देखा और कहा, सच में डॉक्टर अंकल, अगर हम भगवान जी से प्रे करेंगे कि बुआ को ठीक कर दो तो बुआ ठीक हो जाएंगी। देखो हमारे मिस्टर हैंडसम कितने उदास हैं और हम अपने मिस्टर हैंडसम को उदास नहीं देख सकते। हम भगवान जी से प्रे करेंगे कि भगवान जी बुआ को जल्दी ठीक कर दे। सुकून की बात सुनकर डॉक्टर ने बस मुस्कुराते हुए कहा, जरूर करना बेटा, भगवान बच्चों की हर विश को पूरी करते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। अरमान का ध्यान लगातार सिर्फ भैरवी के ऊपर था। आज जब सुकून ने कहा था कि भैरवी ने उसका हाथ पकड़ा, तब अरमान को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि भैरवी शायद आप ठीक हो जाएगी, पर डॉक्टर की बात सुनकर कि यह सिर्फ एक रिएक्शन हो सकता है, अरमान दिल बहुत दुख रहा था, क्योंकि अरमान पिछले 4 सालों से इसी वजह से दूर था कि वो बिल्कुल भी भैरवी इस हालत को नहीं सकता था। अरमान ही जानता था कि वह भैरवी को इस हालत में देखकर उसके दिल में कितना दर्द हो रहा है। अरमान ने एक नज़र भैरवी को देखा और फिर बिना किसी से कुछ कहे सुकून को लेकर बाहर चला गया। सुकून अरमान के कंधे पर सर रखा और चुपचाप अरमान के साथ रूम से बाहर चली गई। अरमान सुकून को लेकर सीधा विला के बाहर चला गया। इस वक्त अरमान का मूड खराब था। अभी रात के 7 बजे बज रहे थे। अरमान सुकून को लेकर सीधा बीच पर चला गया। इस वक्त बीच बिल्कुल सुनसान था, क्योंकि अरमान ने जब तक उनके पर किसी को आने से बैन लगवा दिया था। अरमान और सुकून को अरमान के गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। अरमान सुकून को लेकर सीधा बीच पर चला गया। उसने सुकून को अपनी गोद से उतारा और बीच पर समुंदर के किनारे बैठ गए। सुकून भी उसके साइड पर बैठ गई। सुकून अपनी टिमटिमाती आंखों से बीच को देख रही थी। सुकून खुशी से मुस्कुराते हुए चिल्लाए जा रही थी, मिस्टर हैंडसम ये कितना सुंदर है, हम यहाँ पर खेलने जाए।
अरमान ने सुकून को देखा जिसके चेहरे पर इस वक्त हजारों तारों के चमक जितनी खुशी देखी जा सकती थी। अरमान ने बस अपना सर हिला दिया। स्कूल मुस्कुराते हुए समुंदर की तरफ दौड़ी। सुकून किनारे पर ही अपने दोनों पैरों को पानी में डालकर खिलखिलाकर हंस रही थी। सुकून अपनी नन्ही सी हथेलियों में पानी भरकर चिल्ला चिल्लाकर नाच रही थी। अरमान जो भैरवी की कंडीशन के बारे में जानने के बाद काफी उदास था, सुकून को इस तरह से खुशी से पानी में खेलता देख उसके फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरमान ने बिना पलटे कहा, आई एम फाइन आहिल। ये कोई और नहीं आहिल ही था। आहिल ने मुंह बनाकर, तुम्हें कैसे पता चल जाता है अरमान की मैं ही हूँ? अरमान में बिना आहिल की तरह देखे कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। आहिल ने मुस्कुराते हुए अरमान के बगल में बैठ गया। तभी पीछे से कार्तिक सभी को लेकर आ गए। सुकून को पानी में खेलता देख आरजू और दिव्या दोनों दौड़ते हुए सुकून की तरफ गई। फिर तीनों मस्ती में एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगी। काव्या, कीर्ति और अनन्या भी एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर पानी में खेल रही थी। अरमान, कार्तिक और आहिल रेत पर बैठकर उन सभी को खेलते हुए देख रहे थे। रोहन, रेहान और राहिल तीनों एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। आदित्य, अंश और वंश बहुत एंजॉय कर एक दूसरे के साथ पानी में खेल रहे थे। आहिल ने मुस्कुराते हुए अरमान से कहा, देखो ये सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। अरमान ने कहा, हाँ, क्योंकि उनमें से किसी को किसी चीज की चिंता नहीं है। अरमान की बात पर कार्तिक, जो कि अरमान के दूसरे साइड में बैठा हुआ था, उसने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो ये सब भी हमारी तरह चिंता लेकर बैठ जाए और अपनी जिंदगी खुलकर ना जी पाए? कार्तिक की बात पर अरमान ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, और रही बात इन सब की, तो मैं इन सब का तो नहीं बता सकता, पर मैं अपनी एंजल को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उसकी मासूमियत और उसकी खिलखिलाहट को हमेशा उसके पास ही रहने दूंगा। अरमान की बात सुनकर कार्तिक के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अरमान से कहा, थैंक यू अरमान, मेरी प्रिंसेस को इतना प्यार करने के लिए। अरमान ने सुकून की तरफ देखा, जो कि दिव्या और आरजू दोनों पर अपनी हथेलियों में भरकर पानी पीते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। पहली बात तो तुम्हारे प्रिंसेस पहले थी, पर अब वो मेरी क्वीन है और उसकी मुस्कुराहट को हमेशा बरकरार रखना मेरी जिम्मेदारी और मेरा मकसद है। अरमान की बात पर कार्तिक ने चिढ़ते हुए कहा, क्या जब देखो तब कहते रहते हो कि वह तुम्हारी प्रिंसेस नहीं मेरी क्वीन है? यार, ऐसी भी क्या जलन कि तुम उसे उसके भाई के साथ भी अच्छे से नहीं रहने देते? यू आर सो क्रूएल अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कार्तिक को घूर कर देखा और कहा, या आई एम क्रूएल? उन दोनों की बात सुनकर आहिल ने बीच में ही कहा, अरे मेरे भाइयों, चुप रहो। क्या यहाँ पर भी लड़ने बैठ गए हो तुम दोनों? या खुद तो एंजॉय नहीं कर रहे हो? कम से कम इन सबको तो हंसी खुशी से खेलते हुए देखने दो। आहिल की बात सुनकर अरमान और कार्तिक दोनों चुप हो गए और सभी बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। हालांकि वह तीनों भी बच्चे थे, पर अब तीनों टीनेज ईयर में कदम रख चुके थे और बचपन से ही वह अपने घर के सभी बच्चों का ख्याल रखते आ रहे थे, क्योंकि वह तीनों ही अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इस वजह से वह तीनों उम्र से पहले ही बड़े हो गए थे। करीब 2 घंटे समुंदर में खेलने के बाद सुकून थक गई। सुकून जैसे तैसे चलते हुए अरमान के पास आ गई। अरमान के एक साइड में आहिल और दूसरी साइड में कार्तिक बैठा हुआ था। सुकून आकर सीधा अरमान की गोद में बैठ गई और किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उससे पूरी तरह से लिपटते हुए कहने लगे, मिस्टर हैंडसम, हम थक गए। अरमान ने प्यार से उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, तो आप इतना क्यों खेली एंजल? सुकून ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा, मिस्टर हैंडसम, हमने पहली बार बीच देखा है, इसलिए हम एक्साइटेड हो गए थे। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून का छोटा सा चेहरा, जिस पर थकावट देखी जा सकती थी, अरमान ने सुकून का चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए उसके सर को सहलाकर कहा, कोई बात नहीं एंजल, आप सो जाओ, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। सुकून ने अपना सर अरमान के सीने में रख दिया और उसकी गोद में ही बैठे बैठे सो गई।
बाकी सभी अभी बहुत ज्यादा खेल रहे थे। दिव्या और आरजू एक दूसरे को पानी में गिरा रही थी। असल में सुकून काफी ज्यादा आलसी थी, इस वजह से वह जल्दी ही थक गई थी। अरमान के गोद में सो रही इस प्यारी सी परी को कार्तिक बहुत प्यार से देख रहा था, पर कार्तिक को कहीं ना कहीं अरमान से जलन हो रही थी, क्योंकि जब से अरमान उनकी लाइफ में आया था तब से सुकून अरमान के काफी ज्यादा क्लोज हो गई थी। वरना सुकून हमेशा से ही थके होने पर कार्तिक की गोद में आकर सो जाती थी, पर फिर भी कार्तिक के होठों पर एक स्माइल थी। यह इस बात की गवाही थी कि उसके अलावा और उसके परिवार के अलावा भी कोई ऐसा शख्स है जो उसकी बहन को जान से ज्यादा प्यार करता है। अरमान, जो कि सुकून के चेहरे को निहार रहा था, उसने बिना कार्तिक की तरफ देखे कहा, ज्यादा घूरो मत मेरी एंजल को तुम। अरमान की बात सुनकर कार्तिक ने हैरानी से अरमान से कहा है, तुम्हारे 10 आंखें हैं, पता नहीं कैसे बिना देखे तुम्हें पता चल जाता है कि मैं अपनी प्रिंसेस को देख रहा हूँ, और एक नंबर के जल कुकर हो तुम। मैं तो अपनी बहन को देख रहा था, तुमसे तो ये भी देखा नहीं जाता, खड़ूस कहीं के। इतना कहकर कार्तिक ने अपना मुंह बना लिया। कार्तिक को देखकर आहिल जोर जोर से हंसने लगा। आहिल को हंसता देख अरमान ने कहा, डोंट एंजल उठ जाएगी। अरमान की बात सुनकर आहिल हंसते हुए रुक गया। आहिल भी जानता था कि अरमान सुकून के लिए कितना पॉजिटिव है, और सुकून को कोई भी प्रॉब्लम हो यह अरमान कभी नहीं होने देता। काफी देर तक सभी लोग वहां पर खेलते रहे। आखिर में दिव्या और आरजू दोनों थक गई और दोनों आकर कार्तिक और आहिल की गोद में बैठ गई। बाकी सब अभी भी खेल रहे थे। अरमान, अहिल और कार्तिक तीनों अपनी गोद में थक कर सो चुकी परियों को देख रहे थे। कुछ देर बाद वह तीनों उन तीनों को गोद में उठाकर वापस विला की तरफ चले गए। अरमान ने गार्ड्स को बाकी सभी को विला लाने के लिए वहीं पर रख दिया। कार्तिक आरजू को लेकर अपने रूम में चला गया और आहिल दिव्या को लेकर अपने रूम में चला गया। अरमान भी सुकून को लेकर अपने रूम में चला गया। उसने सुकून को सीधा बाथरूम में ले जाना ही सही समझा, क्योंकि इस वक्त सुकून के हाथ और पैर रेत से सने हुए थे। अरमान ने सुकून को अच्छे से क्लीन किया और फिर उसे बाथरोब पहनाकर रूम में ले आया। फिर उसने सुकून को कंफर्टेबल नाइट सूट पहना दिया और सुकून को बेड पर लिटाकर उसके बगल में आकर लेट गया। अरमान एक तक शिलिंग को घूर रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि अगर वो उस वक्त बड़ा होता तो शायद उसकी बुआ के साथ इतना कुछ नहीं हुआ होता और आज उनकी जिंदगी कुछ अलग होती। शायद भैरवी हमेशा उसके साथ हंसते मुस्कुराते रहते। यही सब सोचते हुए अरमान ने सुकून को अपने सीने से लगाकर प्यार से उसके माथे पर किस किया और सुकून की नींद सो गया। उधर भैरवी के रूम में डॉक्टर मिश्रा के दोनों जूनियर डॉक्टर इस वक्त भैरवी के रूम में मौजूद थे, क्योंकि उनकी दोनों की 12-12 घंटे की ड्यूटी भैरवी के लिए लगा दी गई थी। उन दोनों को देखकर आर्यन ने कहा, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं हूं अपनी जान का ध्यान रखने के लिए। आर्यन की बात सुनते ही डॉक्टर समीर और डॉक्टर मोहित दोनों भैरवी